जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया, भाई जाग जाए, भाई को जगाते हैं ज़रा यार, पक्की नींद ही सो गए हैं भाई बेचारे, उठ के आ जाए, इनको जगाएं, पक्का ही सोया हो, छोड़ दो उसको। अस्सलामुअलैकुम, पावर नैप हो गया, 2 मिनट की ब्रेक खत्म हो गई है, अब आ जाओ। और पेन भी लगता है जवाब देगा नहीं, अभी चल रहा है पेन भी कहना होना मेरा केड़ा कसूर है। IS 37 में आ जाएं जी। वारंटी के 2 सवाल करवाने हैं आपको, सिर्फ 2 सवाल, 2 बेसिकली पार्ट्स, दोनों ही टेक्निकल हैं, एक ज़रा कम टेक्निकल है और जो ज़रा रिसेंट आया है वो ज़्यादा टेक्निकल है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। जगह शगह बना लीजिए ना। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में 1 2 3 हो गए थे, ठीक है। 1 हमने एग्जाम्पल्स में किया था, 2 भी हमने रिस्ट्रक्चरिंग जब किया था उस वक्त डिस्कस हो गया था, 3 भी हमने कर लिया था, यहाँ कहीं इसका आंसर पड़ा होगा, ठीक है, ये ऊपर पड़ा हुआ है। अब 4th है, ये होमवर्क दे दिया था किसी ने, किसी मदर के रेड ने पूछा ही नहीं कि ये सही नहीं हुआ, ये हमें बता दें, या तो हो गया होगा या लिफ्ट नहीं कराई होगी। किया था ये सवाल, याद ही नहीं है, अभी याद कराता हूँ। यही तो मज़ा है। अब IFRS 15 सिर्फ हमारा नया है, बाकी हर चीज़ ही ऐसे चलेगी। अभी तो IFRS 16 के सवाल 1-2 दिन में आना शुरू हो जाएंगे जब आपकी मार्केट में, तो असल में रिवीजन मेरी ऐसे ही है, बस चलती है, ठीक है, साथ साथ ही। अब TL sells product B with a warranty of 12 months, though the manufacturer that is sulfur limited provides warranty of 8 month only। अब याद है वो वारंटी के केसेस पड़े थे, कहो तो रिवाइज कराऊं? कहता है करा दे, हैं बेशरम आदमी हूँ, तू कह रहा है मैंने याद ही कुछ नहीं हैगा, हैं जी, आ जाओ, कोई नहीं, खैर है, आज कौन सी आगे कौन सी क्लास है। याद आना था तुम्हें, फनकार आदमी, फनकारियाँ लगाते हो, ठीक है। वो हमने 3-4 केसेस यार किए थे ना, तो उन्हीं की हेल्प से ये सवाल हो जाना बस। ये जब हम प्रोविजन, जब हम वारंटी कर रहे थे, ये उस वक्त की बात है, ठीक है। अब केस कौन सा है, कह रहा है कि रिटेलर जो है ना, रिटेलर वो वारंटी प्रोवाइड करता है कस्टमर को पूरे 12 महीने की, ठीक है, जबकि मैन्युफैक्चरर सिर्फ 8 महीने की प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब पहले 8 महीने के लिए सिर्फ मैन्युफैक्चरर लायबल होगा और अगले 4 महीनों के लिए अकेला रिटेलर, जो हमारी कंपनी होनी है, बता दूं। अच्छा, अगली बात, लेकिन साथ ही ये भी लिखा हुआ है आगे लाइन में कि जरा तस्वीर ही बना लेते हैं, इसकी तस्वीर बना लेते हैं, तस्वीरी कहानी। TL हम हैं, TL हम कौन हैं, TL, ठीक है। TL ने और एक तरफ कस्टमर है और एक तरफ मानूफैक्चरर। अच्छा, अब मानूफैक्चरर जो है SL, ठीक है, और TL हमारा रिटेलर है, ये हम है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि हमारी कंपनी है ना, ये TL की किताबों के अंदर बताओ क्या होना है। अब ये TL हैं हम, नहीं मिल रहा सवाल। अच्छा, अब ऐसा करना है, एक तो और काम भी अब कर लें आइंदा के लिए, ज़रा चलो एक आध दिन, बल्कि एक आध दिन वॉल्यूम 2 में ज़्यादा काम नहीं रहता अब ना, आप ना वॉल्यूम 1 को कैरी करना शुरू कर दें अब साथ, ठीक है। वॉल्यूम 1 को मैक्सिमम कल की माफ़ी मिल सकती है, इसलिए आप तो कल से ही लेके आने लग जाए, कोई नहीं, थोड़ा सा बोझ है, आखिरी 7-8 दिन उठाएं, किसी भी वक्त कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ जहन में आ सकती है, वो नहीं सी रह गया, चलो करें, ये असल में वो काम चल रहा है गैप एनालिसिस। तो नॉर्मल क्लास के अंदर हमने IFRS 15 करना है, उसके बाद ये जो आधा घंटा चलेगा प्लस जो हफ्ते वाले दिन इसी तरह से एक्स्ट्रा क्लास होगी, दरमियान में नहीं करूँगा, जुमेरात जुम्मा आपका रेस्ट है, ठीक है, तो ताकि ये ज़रा हाजमा हो जाए। तो हफ्ते वाले दिन फिर उसी तरह से जो काम होगा तो उसमें IFRS 15 कोशिश करूँगा कि ना हो, अनलेस की चीज़ें सारी हो गई हों, तो फिर ऐसे ही थोड़ा सा कर भी सकते हैं। डबल क्लास बहुत मुश्किल है मैं कराऊँ, मुझे नहीं लगता कि हाजमा होता है, मुझे तो नहीं होता, पढ़ाते हुए हाजमा भी होना ज़रूरी है ना, ऐसा नहीं कि सिटी जाओ होते। TL और मैन्युफैक्चरर, अब इधर देखें, मैन्युफैक्चरर 8 महीने के लिए
आपको यानी आपके कस्टमर को जब वो 8 महीनों के लिए क्या करता है, वारंटी देता है। लेकिन वो कह रहा है वारंटी सर्विसेज आर प्रोवाइड बाय एसएल, एसएल ही देता है वारंटी लेकिन 8 महीनों के लिए, और बीएल क्या कर रहा है, 12 महीनों की वारंटी दे रहा है। आगे वो कहता है हाउएवर टीएल इज रिस्पॉन्सिबल इफ एसएल फेल्स टू ऑनर इट्स ऑब्लिगेशन ऑफ दिस वारंटी। तो इन 8 महीनों में भी अगर 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 कस्टमर को मोबाइल सही करके ना दिया मैन्युफैक्चरर ने, तो भाईजान रिटेलर की अपना भी कोई नाम है, इसके नाम के ऊपर भी लोग, तो ये भी लाइबल है टूवर्ड्स कस्टमर। लेकिन ये वाली लाइन का मतलब क्या है, ये सिर्फ उस सूरत में लाइबल है 8 महीनों के लिए जिस सूरत में आपका, हाँ, आपका मैन्युफैक्चरर अगर डिफॉल्ट कर जाए, वो ऑनर ना करे। तो इसका मतलब पहले 8 महीनों की कोई प्रोविजन बुक नहीं करनी टीएल ने, बल्कि पहले 8 महीनों में सिर्फ कंटिंजेंट लायबिलिटी बुक करेगा, डिस्क्लोज करेगा उसके अंदर एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट, वो सारी बात जैसे करते थे आप अंग्रेजी लिखेंगे, क्योंकि इसमें क्या लिखा उसने, डिस्कस, उसके बाद नेक्स्ट। अच्छा अगली बात, लेकिन इस महीने के अंदर इन 8 महीनों में कहता है इफ वारंटी क्लेम अराइजेज विद इन 8 मंथ्स एसएल डज नॉट चार्ज एनी कॉस्ट। अच्छा एसएल कोई पैसे नहीं लेता, हाउएवर एसएल चार्जेस 500, 1000 और 2500 for a minor, moderate and major defect respectively in each unit if defect arises in the extended warranty period of 8 months offered by TL। SL अपने 8 महीनों में तो कोई पैसे नहीं लेता लोगों से, कस्टमर से, ना ही TL से। जो अगला सवाल करना है ना उसमें लेता है। चलो खैर छोड़ो, मैन्युफैक्चरर जो है ये ना कस्टमर से पहले 8 महीने में पैसे लेता है ना ही रिटेलर से, ठीक है। लेकिन जो ऊपर वाले 4 महीने टीएल ने अपनी तरफ से दिए हुए हैं, उन 4 महीनों के लिए टीएल लायबल होगा, लेकिन लायबल होगा टूवर्ड्स मैन्युफैक्चरर, क्योंकि टीएल ने तो उधर की लायबिलिटी तो पूरे 12 महीने की है, ये 8 महीने कंटिंजेंट लायबिलिटी है और उसके बाद इसने सही करके देना ही है। लेकिन जब अगले 4 महीनों के अंदर खराबियां होंगी तो उसके लिए तो लायबल फुली तौर पे है ही टीएल, और इस अरसे के अंदर मैन्युफैक्चरर टीएल से एक माइनर डिफेक्ट सही करने का 500, मॉडरेट का 1000 और मेजर डिफेक्ट सही करने का 2500 चार्ज करता है, ठीक है। अब पहली बात, उसने सवाल में कितनी आसानी कर दी, वो कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट वारंटी क्लेम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट सोल्ड में अराइज इज एज अंडर, और उसने फर्स्ट 8 मंथ्स अलग कर दिए और लास्ट 4 मंथ्स अलग कर दिए। अब भाई फर्स्ट 8 मंथ्स को तो छोड़ ही दो, इसमें तो हम लायबल हैं ही नहीं। हम कौन है, टीएल, टीएल लायबल है ही नहीं, इसमें तो सिर्फ आपको कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज कर देनी चाहिए, ठीक है जी। अमाउंट बस यूं लिख देंगे, एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट, करना भी है तो कर दें, कोई मसला नहीं। पूरे साल में 12,000 यूनिट्स बिके हैं, तो आप इसकी परसेंटेज लगाकर अमाउंट भी निकाल दें। एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट तो साथ बताते ही है ना डिस्क्लोजर के अंदर भी, ये कहानी लिखेंगे, ठीक है। अच्छा अगली बात मैं जो आपको सिखाना चाह रहा हूं वो क्या है, आखिरी 4 महीनों का मामला क्या है। आखिरी 4 महीनों के अंदर देखो जरा, माइनर डिफेक्ट वाली चीजें आएंगी कितनी, तो 12,000 का 6% करोगे तो 12 इंटू 12,000 ही कर दो, 12,000। अच्छा 1000 में आंसर निकल आएगा अगर आप 12 कर देते हो, कोई मसला तो नहीं 12 कर दूँ, 12 इंटू 6%, 12,000 इंटू 6%, ये गड़बड़ होगी तो कितने यूनिट्स आएंगे, ज़रूरत तो नहीं थी वैसे लिखने की, बहरहाल चलो ये जो आएंगे इनमें से हर एक को सही करने का हमसे मैन्युफैक्चरर चार्ज करेगा कितने, 500 रुपये। तो आंसर क्या आ गया, 360, ये रुपीज़ इन थाउजेंड्स। ये बात समझ आई। ये हम ना असल में आखिरी 4 महीनों में आप प्रोविजन बुक कर रहे हैं, क्योंकि ये तो अंदाज़ा है, ठीक है। तो प्रोविजन बुक करेंगे अंदाजे की बुनियाद पे, फिर देखेंगे कोई पेमेंट की है तो वो माइनस कर देंगे। मैं प्रोविजन का लेजर बना के दिखा देता हूँ आपको, मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा आखिरी 4 महीनों में दूसरी कैटेगरी क्या है, मॉडरेट। मॉडरेट डिफेक्ट्स वाली चीज़ें आएंगी, 12 मिलियन सालाना में से कितने % चांस है, और मॉडरेट को सही करने का एक कितने 1000 लेता है, 1000 रुपये लेता है, तो कितना आ गया 1200। तुम क्यों नहीं जवाब देते, कैलकुलेट कर लो तुम भी, और कैलकुलेटर दो इसको। और आखिरी क्या है, मेजर,
मेजर डिफेक्ट वाली चीज़ें होंगी। ये सालाना सेल है 12,000, सालाना सेल है जो कि पहले 8 महीनों की हमने उसको लिफ्ट ही नहीं कराई, तो उसने अलग अलग दिया, फर्स्ट 8 मंथ्स का अलग उसने एस्टिमेट दिया और आखिरी 8 मंथ्स का 4 मंथ्स का अलग, ठीक है। तो 12 इंटू 5% मेजर डिफेक्ट वाले आएंगे, जितने भी यूनिट्स आएंगे, वो यूनिट्स मैं नहीं लिख रहा, वो हर यूनिट कितने में सही करके देगा, 2500 में। कितना आता है, 1500। लो जी, अब टोटल एक्सपेंस कितना बनता है, एक्सपेंस, वारंटी एक्सपेंस, यहां मैं क्या लिख रहा हूं, वारंटी एक्सपेंस, जिसकी जो प्रोविजन क्रिएट किया, जो एक्सपेंस बुक कर रहे हैं, जिसकी एंट्री एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट करते हैं, कितना, 3060। अब इसमें से वो कहता है, इधर देखो, 30 जून तक 12,000 यूनिट्स बिके थे, बीएल ने जो बेचे थे, ठीक है, टीएल ने जो बेचे थे, और वारंटी कॉस्ट ऑफ 1.2 जो है वो उसने एसएल को पे भी की है इनकी मद में, यानी कि आप कैश पेड की अगर बात करें तो वो इस पीरियड में कितना पे हो चुका है, 1200, 1.2 मिलियन 1200, ठीक है। तो इसका मतलब अभी भी आपकी क्लोजिंग प्रोविजन कितनी होनी चाहिए, सवाल में नहीं लिखा हुआ ना कि ओपनिंग कोई है, तो फिर मैं कैसे अज्यूम कर लूँ ओपनिंग कुछ था, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपके लिए अगर लेजर बनाऊं ना, लेजर, तो वो इस तरह की शक्ल का लेजर है जो आपको पहले भी बनाने के लिए मिला हुआ है 2-3 बार, फाइनल अकाउंट के सवालों में, या आपने एक बार वो IAS 12 के सवालों में इस तरह से 1-2 बार आपने बनाया है। तो ये वही वारंटी एक्सपेंस है, बल्कि मैं यूँ लिखूँ, ज़्यादा बेहतर है, आपको आपकी मतलब का लफ्ज़ मिल जाए, प्रोविजन फॉर वारंटी। ये लेजर 1-2 बार आपको बनाने की नौबत आई थी, IAS 12 में मुश्किल सी एडजस्टमेंट थी इसकी, फिर फाइनल अकाउंट्स में भी थी, और आज IAS 37 में मुश्किल से एडजस्टमेंट है, पहले अभी कहाँ मुश्किल तो आ गया। अच्छा, तो प्रोविजन फॉर वारंटी, अब ओपनिंग में कैसे अज्यूम कर लूँगे, कोई है, जब इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जीरो अज्यूम कर लें, ठीक है। एक्सपेंस, वारंटी एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, कितने से कितने से कितने से, 3060 से। वारंटी पेड, प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से, 1200। तो क्लोजिंग पे बैलेंसिंग ये प्रोविजन कितनी आ रही है, 1860। तो ये डिस्कस करना है, बस मैंने दोनों तरह से आपको वर्किंग करके दे दी है, अब इसका सोल्यूशन आप जाकर पढ़ लीजिए, ठीक है, कोई मसला होना नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। सोल्यूशन को एक नज़र देखें, जल्दी से देखें क्या लिखा हुआ उसमें। पहले 8 महीनों के बारे में मैंने क्या अर्ज किया आपको कि उसमें कंटिजेंट लायबिलिटी सिर्फ डिस्क्लोज करनी है, आखिरी 4 महीनों की प्रोविजन बनानी है। तो पास पेपर नंबर 2 का 4, हाँ जी, सही है, सही है, कोई मसला। चलो अब आओ ज़रा आखिर पे चलिए, दोनों एंड्स को पकड़ लिया हमने, अव्वल से आखिर से दरमियान तक मिल जाएंगे इंशाल्लाह दोनों एंड्स, है ना। ये बाकी का आपका होमवर्क है। अब आप कहोगे 2 सवाल हो गए, छोटे छोटे यार सवाल है, सिर्फ डिस्कशन आपने दिमाग में सोच के पढ़ लेनी है, बेशक मत लिखना, इसको लिख लेते तो अच्छा होता। बहरहाल ये होमवर्क है जिसमें करने वाला पॉइंट मैं करा रहा हूँ आपको, पेज 397, पास पेपर 25, पार्ट 4। ये देखिए छोटा सा पार्ट है, 16 नंबर का ये सवाल था, जिसमें गालिबन 8 को नंबर ऐसे ही होने ने, जो पॉइंट आपको करा रहा हूँ। जरा पढ़े ये पॉइंट, वो समझ भी आता है, मिल के पढ़ते हैं। चलो इधर देखो, डिस्कस करना है अब इश्यूज को कैसे डील किया जाए फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2024। WL सेल्स प्रोडक्ट लियो, अब WL सेल करता है, सेलर है, विद अ 1 ईयर वारंटी एग्रीमेंट विद द मैन्युफैक्चरर कापाटेक KT is as follows. If a defect arises in first 6 months, WL जो कि हमारा सेलर है, रिटेलर है, WL is responsible to customer for repairing the and replacing the item.
यानी हम खुद पहले 6 महीने के अरेंजमेंट है ना, केटी के साथ क्या अरेंजमेंट है, अगर पहले 6 महीने के अंदर कोई डिफेक्ट आएगा तो WL रिस्पॉन्सिबल होगा, कस्टमर की तरफ लायबल फील करेगा रिपेयर करवाने का, रिप्लेस करने का। लेकिन जब WL सही करा देगा कस्टमर्स को तो फिर WL सबमिट करेगा वो वारंटी क्लेम्स की डिटेल केटी को, मैन्युफैक्चरर को, जो फिर उसमें से रीइंबर्स कर देगा 75%। अब ये पहले 6 महीनों की कहानी है जी। पहले 6 महीनों के अंदर आपकी प्रोविजन भी बुक होती नजर आ रही है और आपकी रीइंबर्समेंट भी, वही कहानियां सारी हैं जी, वही कहानी सारी। प्रोविजन बुक करने की कहानी लिखोगे, फिर साथ रीइंबर्समेंट लिखोगे, फिर ये भी बताओगे, तो ढेर सारे नंबर ने, 8 को नंबर में बता रहा हूँ इसके तो होने हैं। फिर बताओगे कि प्रोविजन पहले शीट में अलग नजर आए जबकि PNL में फेस पर नेट कर सकते हो। बातें भूलनी नहीं है, इसीलिए तो ये इस तरह से अब वापस आ रहे हैं, ताकि नए के साथ साथ कुल्लू जदीदुल लजीज तो होता ही है, IFRS 15 करा दें, 6 घंटे भी करेंगे, लेकिन पुराना भूल जाएं, ज्यादती करनी है आपने अपने साथ। ये सारा कुछ ही आपको पूरा कराना है 10 दिन में इंशाल्लाह, वॉल्यूम 2 जो आपका है कंसोलिडेशन के अलावा। ओदी मन ओ मैनू माफ कर दो बल्कि आप मुझे कहेंगे शायद आप माफ कर दें, अब रहने दें उसको, ठीक है। तो उसके अलावा 3 जो टॉपिक्स तो ये अभी हो गए बस इंशाल्लाह सारे, ये वापस सारा रिवाइज होगा इंशाल्लाह। अच्छा, वो कहता है हिस्टोरिकली केटी हैज ऑलवेज ऑनर्ड दीज क्लेम्स। इसका मतलब इसको वर्चुअली सर्टन कहते हुए हम कहेंगे कि जी ये रिसीवेबल भी बुक होना है, ठीक है। अच्छा, ये तो होगी पहले 6 महीने की कहानी। इफ डिफेक्ट्स अराइज इन नेक्स्ट 6 मंथ, इसको बाद में पढ़ते हैं, आगे पढ़ो। द एवरेज कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग ईच माइनर एंड मेजर डिफेक्ट आर 10,000 पता नहीं केड़ी शय बेचते हैं पर यूनिट एंड 55,000 पर यूनिट, ये रिपेयर कॉस्ट। जिसको पहले 6 महीने में पहले इनकर कर लेगा अपना हमारा रिटेलर, और फिर इसको जब सबमिट करेगा तो वहां से 75% रिइंबर्समेंट आएगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्लेम अराइजिंग फ्रॉम अ यूनिट इज एज फॉलोज। फर्स्ट 6 मंथ को मैंने कहा पहले फोकस कर लेते हैं, नेक्स्ट 6 मंथ को बाद में देखेंगे, ठीक है। तो 4% माइनर और 5% मेजर डिफेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है जी। अब कहानी कुछ इस तरह से बनी है कि WL हमारा कौन है जी, ये रिटेलर जिसकी कहानी हमने हमारी ज़बानी सुनना चाह रहा है एग्जामिनर, तो ये WL है, ठीक है। अब WL कस्टमर की तरफ, ये मैं ऊपर हेडिंग देता हूँ, फर्स्ट 6 मंथ्स की बात हो रही है ये सारी, ठीक है ना। फिर अगले 6 मंथ्स को बाद में देखते हैं। पिछले सवाल में फर्स्ट 6 मंथ्स का मसला ही कौन ही था, क्योंकि पहले 6 महीनों में लायबल ही कौन था, मैन्युफैक्चरर, तो इसलिए सिर्फ कंटिंजेंट, उसने सिर्फ ये लिखा हुआ था अगर मैन्युफैक्चरर डिफॉल्ट करेगा, अब कंटिंजेंसी आ गई थी, ठीक है, अगर डिफॉल्ट करेगा तो रिटेलर लायबल। यहां पर ऐसा नहीं, वो कह रहे हैं रिटेलर खुद लायबल, तो इसलिए 6 महीने पहले तो WL इज लायबल टूवर्ड्स कस्टमर्स, ठीक है जी। और उसके बाद ये फिर बाद में ये रीइंबर्समेंट इसको होगी, इस 75% अमाउंट की रीइंबर्समेंट इसको हो जाएगी किससे जी, कैपा, KL, कैपा द मैन्युफैक्चरर, ऐसे जैसे नाम होता है ना, जैसे कि फाइटर का कैपा द मैन्युफैक्चरर, ठीक है। अब असल में कहानी तो हमने सुनानी है WL की किताबों में, ये तो अगर जगह तंग होगी तो ये और खोल देंगे, फनल बना देंगे और यहाँ पे सारी बात करते हैं। अब इधर देखें जी, फर्स्ट 6 मंथ की बात हो रही है, ये कहानी तो ऐसे ही है, लेकिन फर्स्ट 6 मंथ में क्या होना है, फर्स्ट 6 मंथ में हम सबसे पहले WL सबसे पहले प्रोविजन बुक करें, ठीक है। कैसे बुक करें, सबसे पहले तो सेल ढूंढो। कहता है WL सोल्ड टोटल 20,400 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट लियो, और फर्स्ट 6 मंथ में 4 और 5% डिफेक्टिव आएंगे, और माशाल्लाह से 10,000 और 55,000 पर यूनिट के हिसाब से इसकी कॉस्ट है। तो भाई फर्स्ट 6 मंथ में एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट की एंट्री पास करेगा हमारा WL। अब कितने से रिकॉर्ड करेगा, तो बताओ जी, 20,400 इंटू कितने परसेंट, भाईजान इधर देख लो ना, ये फर्स्ट 6 मंथ है, टोटल सेल है ये, और फर्स्ट 6 मंथ की कहानी चल रही है, तो 4% माइनर और 5% मेजर, माइनर होगा तो ये, मेजर होगा तो ये,
ये पूछ रहा हूं 20,400 इंटू 4% इंटू कितने रुपए, नहीं 10,000 आई थिंक, ऐसा ही है। नेक्स्ट प्लस 20,400 इंटू कितने परसेंट मेजर डिफेक्ट वाले आएंगे 5%, और हर एक को सही कराने में माशाल्लाह 55,000, तो 5%, 5 या 6, जागो 5% इंटू 55,000। अब ये बस एक ही बार आपने कैलकुलेशन कर दी। अच्छा, अब ये रिलायबल एस्टीमेट होता है, ये भाई देखो वो मोस्ट लाइकली और वो सारी बातों से कंफ्यूज ना कर देना इसको। वो तो ये होता है पेमेंट करनी है कि नहीं करनी है, तो जब आपने विद वारंटी सेल कर दिया तो पेमेंट तो करनी ही करनी है। वो तो ये कह रहा है कि ये रिलायबल एस्टीमेट लगाओ कि अमाउंट कितनी हो, ठीक है। अच्छा तो बताओ जी, हैं भाई 1000 में बता दो, मिलियन बताओ, बल्कि मिलियन में बताओ। 64.26 एड्डा में हूँ, सिर्फ नहीं लिखता रहा। अच्छा ले जी, तो रुपीज इन मिलियंस। अब ये तो होगी बात हमने क्या लायबल फील किया, लेकिन साथ ही चूंकि कैपा द मैन्युफैक्चरर जो है उसने हमेशा अपनी इस बात को ऑनर किया है, तो वर्चुअली सर्टन है कि हमें रिसीव हो जाएगा, तो रिसीवेबल बुक कर ले, रिसीवेबल डेबिट। अब आपकी मर्जी है, एक्सपेंस को क्रेडिट करते हैं आप या अलग से इनकम बनाते हैं, ये तो ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन प्रोविजन और रिसीवेबल को अलग अलग रखना है, ये डिस्कशन करनी है ना, आपने ये बात लिखनी पड़ेगी। अब भाई साफ सी बात है कि जितना आपने उधर लायबल फील किया है उसी का 20 कितना 70 या 75 75% कर दो। कितना आज के दिन में कैलकुलेशन 63.16 है इसका आंसर। 64 फैसला कर लो आपस से, यही है, ये सही है। सोल्यूशन देखा है, शर्म नहीं आती तुम्हें? सोल्यूशन में तरीका और है, नहीं वैसे सोल्यूशन में तरीका भी और है, वहां से देखो गुम हो गए फिर जी। सही है। अच्छा 64.26 को करो जरा 75% जी। 48 एडे रोले ना पाओ, पहले मैं मिलियन से किया 48.2 था, ठीक कर लो बस ऐसे 195। मैच मूच करना आपका काम है फिगर को, मैं तो बस यहाँ पे करके दे देना सवाल। एल है पे है जी। अब एक हमारे ऊपर पड़ी हुई है प्रोविजन और दूसरा हम फील कर रहे हैं एंटाइटल्ड। अब ये तो मैंने आपको समझाया, लेकिन आपने तो ये लिखना है, सारी कहानी लिखनी है। तो पास्ट इवेंट क्या होता है? सेल ऑफ गुड्स वारंटी केस में, ठीक है, विद वारंटी, और ऑब्लिगेशन प्रोबेबल होता है आउटफ्लो। रिलायबल एस्टीमेट आपने निकाला है, ये बात कह के कहोगे प्रोविजन 64.26 की बुक करनी है। नेट में भी एंड पे आंसर जो है वो भी बता सकते हैं। एनीवेज आगे चलो, उसके बाद फिर आपने कहना है कि ये क्लेम करते हैं हम अपने मैन्युफैक्चरर से, और मैन्युफैक्चरर जो है वो ऑनर करता आ रहा है, तो इसलिए हम इसको रूटीन है उसकी ना, ठीक है, करता ही हमेशा ही करता है, तो वर्चुअली सर्टन समझेंगे कि जब बेचते हैं वो पैसे दे देता है, तो वर्चुअली सर्टन समझते हुए रिसीवेबल बुक करेंगे 75%। फिर अगली दो लाइनें आप लिखोगे क्या? बैलेंस शीट में इस रिसीवेबल को अलग दिखाना, ये रीइंबर्समेंट है, ठीक है, और पीएनएल में इसको नेट कर सकते हैं। और ये बोलने की जरूरत नहीं है कि रिसीवेबल को प्रोविजन से कम होना चाहिए, ऑलरेडी है जो कम, ज्यादा होता तो लिमिट करते हुए कम कर देते, ठीक है। अच्छा, लेकिन कहानी यहां नहीं रुकी। अब ये पिछला सवाल इसलिए कराया था, वरना वो तो आसान था, इसके लिए वो करवाया था, ठीक है। कहानी यहां नहीं रुकी, बल्कि क्या कह रहा है, 20,400 यूनिट्स इन्होंने बेचे थे, और टोटल रिपेयर कॉस्ट फर्स्ट 6 मंथ की जो क्लेम कर चुका है WL वो 36 मिलियन है। क्लेम कितनी की है उसने? अब इधर देखो, हमने उससे कहा कि यार 36 मिलियन जो है वो उसको हमने बनाकर भेज दिया था, ठीक है ना, तो 36 मिलियन को अब प्रोविजन में से निकाल दो, ये प्रोविजन डेबिट हो गई 36 मिलियन, ठीक है, डेबिट करके कैश क्रेडिट कर दिया हमने। ये क्या हुआ है? पढ़ो जरा इधर, कहता है, फिर पढ़ो, टोटल रिपेयर कॉस्ट फॉर द 6 मंथ क्लेम्स इनकर्ड बाय WL, ये है, हमने इतना खर्चा, यानी इतने मोबाइल सही होने आए थे, जिसमें से 27 मिलियन तो रिकवर भी हो चुका है। हमने कितनी कॉस्ट इनकर की मोबाइल सही करने में? 36। अब उसमें से टोटल रिपेयर कॉस्ट कितनी थी? 36,
उसमें से 27 रिकवर भी हो गया, ऑफ विच 27 हैज बीन रिकवर्ड। तो ये अगली बात कर लें आप कि ये रिसीवेबल फिर रिसीव भी हो गया, तो कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। ये इस तरह से एंट्रीज कर रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं एंट्रीज हुई हुई, पीछे सिर्फ वर्किंग हुई हुई है, ऐसे ही है ना? बोलो, ये पता नहीं हुई हो तो कितना 27। अब अरेंजमेंट दोबारा से चेक करो, प्रोविजन येलो है, ये 36 से डेबिट होकर कम हो चुका है, ठीक है, और रिसीवेबल ग्रीन है, ये 27 से क्रेडिट होकर कम हो चुका है। तो सोल्यूशन में जब डिस्कशन करनी है तो आपको यूं डायरेक्ट फिगर मिलेगी शायद, वो आप वहीं पर ही देख लेना। मैं इस तरह से बता रहा हूं आपको कि देखो 64.26 की प्रोविजन बुक की थी, 36 की रिवर्स हो गई, तो प्रोविजन का बैलेंस नजर आना चाहिए बैलेंस शीट में। आप बताओगे कितना प्रोविजन कितनी नजर आनी चाहिए? 28.26 फिर कितों आ गया? अच्छा ऊपर लिख दिया था, ओ यार। अच्छा दूसरी चीज, ऐसे ही रिसीवेबल बुक किया था 48.2 का, 27 से ये कम हो गया, तो बैलेंस शीट में रिसीवेबल कितना नजर आना चाहिए? 21.2। आपको नहीं यार मजा नहीं आया, ये तो आपने सोल्यूशन सीधा सीधा लिख दिया, जैसे पिछले सवाल में प्रोविजन का लेजर बनाया था, क्यों ना वैसा एक लेजर बना लो, मसला क्या है, बना लो। लेकिन वो तस्वीर में फिर इधर बना देता हूँ, तस्वीर ये बना लेते हैं जी, यहाँ पे ये लो, तस्वीर का भी तो ख्याल करना है ना, आखिरी 6 महीने तो इधर आ जाएंगे साइड पे इंशाल्लाह। तो प्रोविजन फॉर वारंटी, सर अच्छे से समझ आ जाए, ये दोनों काम ही पीछे नहीं हुए हुए ना, पीछे तो उन्होंने उसी तरह जैसे पिछला सवाल नहीं किया था, प्रोविजन इतना हो गया, ये क्लोजिंग, लेकिन ये दोनों काम ऐसे कर लो, ठीक है, एंट्रीज के साथ अच्छे से समझ आ जाती है इससे, ठीक है। तो ओपनिंग प्रोविजन का कोई जिक्र नहीं है, एक्सपेंस कितना बुक किया आपने? 64.26, कैश कितना पे कर दिया आपने? 36, और क्लोजिंग आपका प्रोविजन का कितना है भाई? रिसीवेबल का क्लोजिंग एसेट्स में नजर आएगा ना, कितना आपने बताया था अभी? 28 पॉइंट, तो ये वो डायरेक्ट मैंने लिखने की जरा जसारत कर ली थी। ठीक है, अच्छा अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। लो जी, अब बारी आती है जी अगले 6 महीनों की। अब अगले 6 महीने ज़रा डिफरेंट हैं, ठीक है, उनमें अरेंजमेंट डिफरेंट है। क्या अरेंजमेंट है जी? क्या अरेंजमेंट है जी? नेक्स्ट 6 मंथ में कौन है लाइबल? आओ ज़रा, आओ ज़रा दसो। इफ डिफेक्ट अराइजेज इन द नेक्स्ट 6 मंथ, लो जी, केटी विल बी रिस्पॉन्सिबल टू कस्टमर फॉर रिपेयरिंग और रिप्लेसिंग द आइटम्स। उठा ही करता सवालों ने, चलो कोई बात, अब हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है अगर अगली लाइन नहीं है तो। अगर अगली लाइन ना होती तो बस कहानी खत्म, आखिरी 6 महीनों में कौन लायबल है? मैन्युफैक्चरर। लेकिन वो मैन्युफैक्चरर क्या कहता है? तुम्हें भी माफ नहीं करूंगा, तुम भी तो साथ ही फायदे उठा रहे हो इसी कस्टमर से, तो 10% ना कॉस्ट का तुमने मुझे देना है। यानी कि अब की बार रिकवरी मैन्युफैक्चरर करेगा रिटेलर से। थोड़ी देर पहले 6 महीने में क्या होता रहा? रिकवरी कर रहा था रिटेलर मैन्युफैक्चरर से 75%, अब कॉस्ट का 10% मैन्युफैक्चरर लेगा रिटेलर से। कस्टमर तो मौज कर रहा है, उसको तो साल की वारंटी मिली हुई है, ये तो इनके आपस के रोले हैं। ठीक है, कस्टमर को मोबाइल खराब हो गया तो सही मिलना चाहिए, बस कस्टमर को सही कर दो मोबाइल, आपस की लड़ाई है ये इनकी, ठीक है। अब हम टीएल की माफी बन जानी थी, पर मसला क्या हो गया, ये सॉरी टीएल ही पिछले सवाल वाला चल रहा है, डब्ल्यूएल को माफी मिल जानी थी अगर डब्ल्यूएल ना कर रहा होता, बल्कि ये तस्वीर यहां से आ जाए, डब्ल्यूएल अगर ना कर रहा होता रिकवर, ये रीइंबर्समेंट ना कर रहा होता अपने मैन्युफैक्चरर को 10% कॉस्ट की, ठीक है। तो इस वजह से ये दोबारा से इस सवाल के अंदर हमें फिर ये सारी चीज़ों को पकड़ना पड़ा। लो जी, अब इन 6 महीनों की कहानी कुछ ऐसे है कि डब्ल्यूएल कोई नहीं है मैंने कस्टमर की तरफ लाइबल, बल्कि कैपा इज लाइबल टू कस्टमर्स, लेकिन डब्ल्यूएल इज लाइबल टू कैपा, लेकिन वो क्या है जी? 10% ऑफ कॉस्ट वारंटी की वो इसको देगा। ये अब कौन से 6 मंथ्स हैं? सब्सीक्वेंट 6 मंथ्स। उसने क्या लिखा हुआ है लफ्ज़? नेक्स्ट 6 मंथ, तो हम भी नेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। अब डब्ल्यूएल की किताबों के अंदर क्या आना है? अब इसने फिर प्रोविजन बुक करनी है बेचारे ने, बेचारा किधर जाए? एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट करेगा, लेकिन अब की बार ये प्रोविजन क्रेडिट करेगा सिर्फ टोटल कॉस्ट के 10% की, ठीक है। अब
वही सेल तो 20,400 ही थी ना, 20,400 की टोटल सेल है, जिसमें से मेजर डिफेक्ट वाले नेक्स्ट 6 मंथ में 7, माइनर वाले 7% आएंगे और मेजर वाले 11, और कॉस्ट भी वही है, ठीक है। लेकिन एक चीज एडिशनल पढ़नी है, वो है एंड पर लगना है 10%, ठीक है। चलो 20,400 इंटू कितने परसेंट बता दो, मुझे भूल गया यहां तक, 7% इंटू ये सही होगा 10,000 का, प्लस 20,400 का मेजर डिफेक्ट वाला 11%, 11 था ना, देख लो ना यार, मैं देखना पड़ेगा, भूल गया, 11%, ठीक है। और ये सही कराने की क्या कॉस्ट आती है, 55,000। अब ये प्रोविजन बुक करने ही लगा था, क्या आपने इसको रोक कर कहा भाईजान रुकना जरा, आपकी तो सिर्फ इतनी सी लायबिलिटी है कि आपने इस टोटल कॉस्ट का सिर्फ 10% देना है, तो सारी ना प्रोविजन बना लेना। कहा हाँ सही है, शुक्र है टाइम तो याद कराया जे, बोलो भाई 13.8। अब इसमें कोई रीइंबर्समेंट नहीं होनी, ठीक है। ये तो इसने पे करना होगा किसको, मैन्युफैक्चरर को। अब अगली बात इसी तरह से लिखी हुई है, मैन्युफैक्चरर को कितना पे, ये सिंपल है, ये सिंपल था। नेक्स्ट 6 मंथ केटी ने क्लेम कर लिए हुए हैं 7 मिलियन फ्रॉम डब्ल्यूएल फॉर नेक्स्ट 6 मंथ क्लेम्स। नेक्स्ट 6 मंथ क्लेम में से केटी कितने क्लेम कर चुका है, मैन्युफैक्चरर कितने क्लेम कर चुका है, 7 मिलियन। प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट 7 मिलियन। तो अब इसका लेजर बनाने की जरूरत है या काम चल जाएगा, समझ तो आ गई होगी आपको। प्रोविजन को हमने येलो रखा है ना, ये देखो। तो नेक्स्ट 6 मंथ में आप प्रोविजन की ये डिस्कशन करोगे, ठीक है। अब जरा जाके इस सोल्यूशन को मेहरबानी करके पढ़ लो एक दफा जल्दी से। अब मैं सोच रहा हूं कि प्रोविजन का नोट बनवाने की बजाय कुछ फाइनल अकाउंट की पेंडेंसीज हैं, अब बड़ा फैसला करते हैं जो करना है हमने, लेकिन इस सवाल का सोल्यूशन जरा पिक्चर के जीनत बना लें। एडा मैं शहबाज शरीफ बने उर्दू बोलन दी है पई है मैंने। ये पास्ट पेपर बता दो, मुझे पता लग गया तुम लोगों की बस हो गई है। पॉइंट नंबर 4 और 1, 2, 3 अब आपने देख लेना है, कोई मसला हो तो कल मुझसे पूछ लेना। डिस्कशन है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अंग्रेजी लिखनी, पॉइंट्स पढ़े हुए जो ना हो निकाल के बाहर लाओ, मसला इसमें था ना इंपॉर्टेंट काम। अब ये उस वक्त रह गया था, उस वक्त तो फिर मारा मारी चल रही थी, टेंशन पड़ी हुई थी, फाइनल अकाउंट शुरू हो गया था, गले पड़ गया था। छोड़ना कुछ नहीं है, इंशाल्लाह कोई चीज़ भी रहती होगी हम छोटी से छोटी वो कर लेंगे। IFRS 15 2 घंटे में, और बाकी का टाइम छानबुरा वेच, लोया वेच, ललन वेच, अदर इनकम। ये वैसे आप खुद भी कर सकते थे, है ना, सच ये मुश्किल था, पिछला शायद कर ले हो जाता। वो करवा के ये होमवर्क देता तो हो जाता, लेकिन अब मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता था, आज मौका लग गया सी। वो तो ये था कि उस वक्त करवा दिया होता तो फिर ये होमवर्क दे दिया होता। अब वो मैं आज करवा के वो ये होमवर्क देता तो फिर कल इसके लिए फिर अलग टाइम निकालता। आज फिर काबू आ गए होते, बस आज फड़का दिए, जो हो जाए वही बारे से। अच्छा जी, अब मैं तो यूं कहता हूं कि छोटा सा डिस्कशन वाला मामला मैं करता हूं 15 मिनट, ठीक है, और उसके बाद फिर एक सवाल, लेकिन फिर आप कहोगे होमवर्क। पहले पार्ट का होमवर्क आज थोड़ा ज्यादा तो नहीं, एक ही सवाल है ना, एक ही सवाल है, तो एक सवाल दूसरे का भी होना चाहिए, क्या ख्याल है? कोई मुश्किल सवाल नहीं कहा। मामा ने क्या कहा तुम्हें, 5 बजे तुम जाओ। तुम्हें रिक्शा लेने आ गया होगा, जाओ। क्या तुमने रिक्शा लेके जाना है कहीं लेने? अच्छा जी, यार पढ़ लो यार, आज आ ही गए हो तो पढ़ लो। देखो अब फिर वो 2 दिन बाद हफ्ते वाले दिन फिर तुम लोग मुझे मुयस्सर हो गए, ना जुमेरात ना जुम्मा, है जी। अच्छा सुनो ना, मेरी बात तो सुनो। आपका ना होमवर्क पता है कौन सा सवाल है, पहले बता दो, फिर मैंने जाते जाते एक और चीज़ भी याद करने के लिए तस्वीर खिंचवा के देनी है भाई को, वो तो लाजमी जाते जाते करना है तुम्हें, लेकिन वो सिर्फ तुमने चलते फिरते बस तस्वीर में देखते जाना है, और ऐसे चलते फिरते लोग तुम्हें कहें पागल हो गया लगता है। क्या कहोगे भला? 200, 800, 750?
ये कुछ याद कर रहा है पहले से, ठीक है ना? अभी बताऊंगा आपको। भाई देखो, मुल्तान पेट्रोलियम जो है, इसको कोशिश करके आपने प्रोविजन एंड कंटिजेंसी का नोट कह दिया उसने, आज तक कभी इसने पेपर में नहीं मांगा, क्वेश्चन बैंक आईकेप के अंदर है ये पड़ा हुआ। चलो एक्सट्रैक्ट्स में आपको एक चीज की समझ नहीं आएगी, वो डेप्रिसिएशन चार्ज उसने की हुई है प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग के सिर्फ प्रोविजन वाले हिस्से की, ना समझ आए तो भी खैर है, जाहिर है मैं डिस्कस कर ही लूंगा, लेकिन ये आपने ट्राई करना है। पर ये तभी ट्राई हो सकेगा अगर आप मेरे से पहले ये बात सुन लेंगे। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट याद है? ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे ही कोई भी और प्रोविजन, जैसे आपने ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट की प्रोविजन बनाई थी, ऐसी कोई भी और प्रोविजन आप बनाएं, तो अगर उस प्रोविजन के सेटल होने में अच्छा खासा अरसा हो और डिस्काउंट रेट गिवन हो, तो फिर आपने डिस्काउंटिंग करनी है। अभी तक आपने एक प्रोविजन सिर्फ ऐसी की थी जिसमें आप डिस्काउंटिंग करते थे, वो कौन सी थी जी? प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग या डिसमेंटलिंग, ठीक है, करते थे ना। अब कोई भी प्रोविजन ऐसी हो जिसकी सेटलमेंट में 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो और डिस्काउंट रेट सवाल में गिवन हो, तो वो प्रोविजन डिस्काउंट करनी पड़ेगी। उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, फिर उसको अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, उसकी यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करोगे, और फिर जब पहुंचोगे मंजिल पे तो उसको सेटल करोगे इस तरह से, ठीक है? चलो आ जाओ फिर। ये एक सवाल आपने छोड़ा था, इन दोनों सवालों में देखो जरा, लिखा हुआ था, पहले में तो लिखा हुआ, दूसरे में लिखा हुआ है ये इफेक्ट ऑफ डिस्काउंटिंग इज इमटेरियल। तो तभी उस वक्त मैंने पढ़ा था, फिर मैंने कहा था छोड़ो छोड़ो, एक वक्त आएगा जब ये डिस्काउंटिंग भी देखेंगे, वो वक्त ये पड़ा है 14A। लेकिन अगर आप यहाँ से सोल्यूशन देख गए तो फिर आपने सब कुछ ही ज़ाया कर दिया। तो आप अपनी किताबों पे भी ना देखें, आप फिलहाल आंखें बंद करके 1 मिनट के लिए आप जो है वो पावर नैप लें जब तक मैं ये मिटा दूँ। एंट्रीज वैसे पढ़ी रहे, मुझे उससे मसला नहीं है, लेकिन मैं एंट्रीज को भी सिर्फ ज़बानी सोचवाना चाहूँगा आपसे, ठीक है? आंखें बंद होनी चाहिए, सांस लेते रहें, सांस बंद करने का नहीं बोला मैं। अच्छा जी, ज़रा पढ़िएगा जी क्वेश्चन को। क्वेश्चन तो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट वाला है, कहता है ऑन 1 जनवरी 15 वी एंटर्ड इनटू अ नॉन कैंसलेबल लीज फॉर 2 years, ठीक है? अच्छा, एनुअल रेंटल पेएबल इन एरियर हैं 100 रुपये, और 1 जनवरी 15 पे ही हमें लगा कि हमने चवल बज गई हमसे और एसेट सी इस्तेमाल का नहीं, डिस्काउंट रेट भी दे दिया। अब ये भी आप नहीं कह सकते डिस्काउंटिंग इज इमटेरियल, ठीक है? तो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो भाई कोई मसला नहीं, ये काम तो आप कई बार पहले कर चुके। मामला कुछ इस तरह से है कि आपकी ये अरेंजमेंट है कि 100 रुपया आपने, आपका आउटफ्लो होना है, लेकिन आप आज खड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है? तो 100 को 1 साल पीछे लाना है, इस 100 को 2 साल पीछे लाना है, एनविटी का फॉर्मूला लगाएं, आपकी मर्जी है, सिंपल डिस्काउंटिंग करें, आपकी मर्जी है, लेकिन लेजर बना लीजिए, प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का लेजर। ऑनरस क्यों है जी? नजर आ रहा है जी, कोई पेनल्टी देकर जान भी छूटने वाली बात, कैंसिल तो कर ही नहीं सकते, नॉन कैंसिलेबल है, तो 100 रुपया जाना है, आउटफ्लो होना है, इनफ्लो होना ही कुछ नहीं, तो यही प्रोविजन, ठीक है? अब प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का आपने लेजर बनाना चाहा, तो सबसे पहले आपको प्रोविजन को डिस्काउंट करना पड़ेगा। अब उसकी एंट्री क्या थी, ये सिखाई क्या थी एंट्री इसकी, प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री क्या करते थे जब प्रोविजन क्रिएट करनी होती थी? तो बोलो, एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट। तो प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट ने 1 जनवरी 15 को क्रेडिट होना है और एक्सपेंस हमने डेबिट करना है, लेकिन अमाउंट हम निकालेंगे आज कुछ इस तरह से, 100 इंटू 1 माइनस 1.12 रेज टू पावर -2 डिवाइड बाय पॉइंट, एनविटी लगा दिया ना, अच्छा 10 है, ए रोला फिर बहुत बहुता पै गया है, ऐसे मिटाया तो गड़बड़ उंज भी हो जानी है, सारा कुछ ही मिट जाना है ना, यानी सारा कुछ जिहड़ा मिटाया सी वो सामने आ जाए।
यार चल यार, चला जा यार, चला जा यार, चला जा यार, चला जा। ओके, ले जी, रेस टू पावर -2 डिवाइड बाय 0.1, ठीक है जी। अब जी क्या आंसर आता है? 174 की एंट्री क्या पास करेंगे? एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन। एंट्री मैं नहीं करा रहा हूँ, वही पड़ी है, मैंने एंट्रीज नहीं करवानी, मैं तो नोट बनवाऊंगा आज इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब ये रेंड आएगा। अब ये आपने उठाकर जो यहाँ पर रख लिया, ये 174, ये 174 पे तो नहीं छोड़ सकते ना, इसको क्या करना पड़ेगा? ग्रो कराना पड़ेगा, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट बुक करनी है। तो जब आप इसको ग्रो कराओगे, एक साल का इंटरेस्ट 10% के हिसाब से 17.4, तो उस 17.4 के इंटरेस्ट प्रोविजन लायबिलिटी ग्रो हो रही है, तो क्या बनेगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस। एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट। तो 31 नंबर पे आप इंटरेस्ट की एंट्री बुक करोगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट 174 का 10%, कितना जी? 17 ही कर दें, बहुत मेहरबानी आपकी, अच्छे बच्चे। अच्छा जी, अब ये जनाब साल क्लोज कर दें या कुछ होना भी है? और भाईजान सालाना किस्तें हैं तो 100 रुपया किस्त पे नहीं होनी? हाँ तो करो ना, क्या एंट्री करोगे? अब एंट्री करो, प्रोविजन डेबिट और कैश क्रेडिट, कितने से? तो 31 दिसंबर 2015 पर प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट। अब ये ना जबानी कलामी बात नहीं हो सकती, कर तो आप जबानी कलामी भी लेते, लेकिन अपनी तसल्ली हो जाती है जरा, एक दफा आपके सामने से ये गुजर गया। अब ये मामला जिस मर्जी सवाल में जो मर्जी कर ले। अब आपको पहले तरीका तो ये आता था वारदात का, बस ये नहीं पता था कि है सही प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग के अलावा भी कोई प्रोविजन हो सकती है डिस्काउंट। हर वो प्रोविजन डिस्काउंट हो सकती है जिसकी सेटलमेंट 1 साल से बाद एक्सपेक्टेड हो और जिसमें आपको फिर डिस्काउंट रेट दे दे। जहां नहीं होता वहां पे नहीं है फिर, ठीक है। तो क्लोजिंग क्या आ गया जी 31 नवंबर 15 पर? कैरी डाउन बैलेंसिंग जी कितना? 91। अब ये 91 जो है ये 1 जनवरी 16 पर ब्रॉड डाउन बन जाएगा। अब 31 दिसंबर 16 पर फिर आप एक इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट की एंट्री करोगे, 91 का 10% 9 कर दोगे और 31 दिसंबर 16 पे आप 100 रुपये का कैश पे करोगे, प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट, और 31 दिसंबर 16 पर कैरी डाउन बैलेंस 0 आएगा आपका, और ये आपकी प्रोविजन की कहानी हो जाएगी यहाँ पे ख़त्म, शुद्ध, ठीक है। और नीचे एंट्रियाँ भी नज़र आ गई। ओ नो, चलो कोई बात नहीं, अब नज़र आती रहे, खैर है ना। और चलो भाई ये मैंने ज़रा यहाँ पे क्लोज करना है, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर आप स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो ये नोट बन जाएगा। और नोट क्या होना है जैसे पीपी का नोट, इंटेंजिबल का नोट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट, क्या होता था पीपी में? लैंड का कॉलम, बिल्डिंग का, प्लांट मशीनरी का, इक्विपमेंट का, फर्नीचर का, कंप्यूटर का, व्हीकल का। इंटेंजिबल में सॉफ्टवेयर का, गुडविल का, कॉपीराइट का, पेटेंट का। ऐसे ही प्रोविजन में ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, और कोई मतलब प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर लिटिगेशन, जितनी प्रोविजंस हैं उनकी नोट मांग ले तो मूवमेंट बना देनी है। मूवमेंट क्या है? यही है, ओपनिंग प्लस माइनस क्लोजिंग, लेकिन इसके जो अल्फाज हैं बस वो मैं लिख देता हूं, ठीक है। अब नोट्स में तशरीफ लाते हैं आप लोग, देखती आंखों सुनते कानों, तारिक अजीज का आपको सलाम है। वैसे तो आपको सलाम ही है, आप लोग जितनी मेहनत करते हैं ना माशाल्लाह। क्या कहते हैं, सादा सलाम कर रहे हैं यार अभी आज ना टाइम नहीं था ना, तो कल कुछ काफ़ी भी लेंगे हैं तुम्हारे इस खाली सलाम की वजह से जो तुम्हें गिला हो रहा है। क्या क्या तुम क्या कह रहे हो? कल तुम कुछ खिला रहे हो सब? नहीं, यह मेरे होते हुए नहीं होने दूंगा मैं, ना खवाऊंगा तो ना खवा दे। Notes to the financial statements for the year ended
31 दिसंबर 2015 या 15 कर लेते हैं, चलो। अच्छा, अब ऐसे ही जनाब प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे ही मसलन अभी हमने किया, मैंने लेजर बनाया था ना, प्रोविजन फॉर वारंटी आ जाती है। ऐसे ही जनाब लेट्स से प्रोविजन फॉर आपकी आ जाती है डिसमेंटलिंग डीकमीशनिंग, ठीक है। ऐसे ही कोई और प्रोविजन आ जाती है। जितनी प्रोविजन होगी सवाल में उतने कॉलम्स। अब मूवमेंट है बस ओपनिंग, जरा इधर देखना, ओपनिंग कितना था 0, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंस, ये वो जब आपने प्रोविजन को बुक किया था, ये अलग से नजर आना चाहिए। ये एक्सपेंस अलग है और इंटरेस्ट एक्सपेंस अलग है, ये इस मूवमेंट में अलग से दिखाना है, ICT 7 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट कितने से जी? सो गए थे कहीं जाज भाई, आंख लग गई। अच्छा जी, उसके बाद देखो बेटा, इनमें से किसी को नींद आई है? उसको तो ब्रेक में चलो 2 मिनट सुलाया था मैंने। इनकी इस वक्त जो है ना बहुत हालत पतली है, इनके ऊपर जो बोझ है ना, आपको क्या पता, आपको क्या पता, जिस पे बीत रही होती है उसी को पता होता है। लेकिन इंशाल्लाह पास हो जाएंगे ना जब, थकेड़े सारे ले जाएंगे, थकेड़े सारे ले वैसे आखिरत में ना है। वो शक शुजाबादी का बड़ा ज़बरदस्त शेर है, फिर कभी सुनाऊंगा। अब अगली बात इधर देखो, मिसाल के तौर पे प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग है, तो उसकी एंट्री क्या सीखी थी आपने, कुछ याद है? हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, तुम्हारी नींद में यही जवाब आना था, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ जी। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग को जब ऐड कर प्रोविजन की एंट्री करते तो क्या एंट्री सीखी थी? एसिड डेबिट, क्या, मैं भी खड़ा हो जाऊंगा, एसिड डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, बैठ जाओ, ठीक है। एसिड डेबिट, तो अगर प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग चल रही होगी तो यहां पर एक्सपेंस तो नहीं आना, यहां पर एसिड आना है। लेकिन अभी मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे नहीं पता, कुछ होगा सवाल में तो ये आ जाएगा। वर्किंग हुई पड़ी है, काम आता है आपको, तो नोट में डालना ही होगा बस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अभी आपने देखा कि ये तो दोनों में ही आ सकता था, ये जैसे इसमें आज आ गया इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये तो इसमें भी आता था। जब अनवाइंडिंग करते थे प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग की, तो उसकी एंट्री क्या होती थी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, ये अनवाइंडिंग की एंट्री होती थी, ठीक है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, तो ये तो मेरे इस सवाल के अंदर भी आ रहा है, ये तो कोई नहीं होना इधर, ठीक है, लेकिन ये आया कितना, 17, बोलो। अच्छा, अगली बात क्या है कि इसको ब्लैक्स करें, ब्लैक्स, तो सिर्फ मैंने जरा दूर से दिखाया कि ये 2 चीजें आएंगी, एक्सपेंस अपनी जगह और यूज्ड या पेड। भाई प्रोविजन या यूज हो जाती है या कैश पे करके हम इसको खत्म करते हैं, ठीक है। तो हमारा तो कैश पे हुआ है, अब यूज्ड और कैश क्या है ये बाद में बताऊंगा, फिलहाल बस क्लोज करें इसको। और ये जनाब आपकी मूवमेंट बन गई। अब इसके नीचे ना वो जो पहले दिन बताया था, प्रोविजन के साथ कुछ डिस्क्लोजर भी देना होता है, तो वो थोड़ी बहुत अंग्रेजियां नीचे मार देते हैं, वही सवाल से उठाकर अंग्रेजियां मारनी होती हैं, ठीक है। ओके, अब क्या क्लोजिंग आ रहा है, 91। ऐसे ही मसलन आपकी ओपनिंग प्रोविजन फॉर वारंटी थी 5, इस दफा 15 की आपने बुक की, कोई एसेट नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं इसका होता, और 12 रुपए की पेमेंट कर दी लेट से, तो कितना बन गया, 20 और 12, 8 क्लोजिंग है। ऐसे ही जो प्रोविजन आती है, नोटेड डाउन पिक्चर में। इसके नीचे फिर ये नोट नंबर लेट से, इसके ऊपर मैंने हेडिंग नहीं दी, मैं माजरत खा हूं, हम माजरत खा हैं, यहाँ हेडिंग दे लेने दें मुझे, जब नंबर की बारी आई है ना कि नंबर भी लगाना है, तो फिर मुझे ख्याल आया यहाँ पर कोई नंबर लगा दें जी, कोई नंबर बताएं जी, 21 नंबर आज प्रोविजंस, नहीं कंटिजेंसीज नहीं है, ये प्रोविजंस हैं, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। कंटिजेंसीज में कोई फिगर्स थोड़ी आती हैं इस तरह से, इधर तो प्रोविजंस हैं, प्रोविजंस की मूवमेंट है, कंटिजेंसीज अलग से बताएंगे बेटा, ठीक है, सही है। अच्छा जी, ए नहीं आगे जा रहा है, उन रुक गया है। लो भाई, अब आगे इन प्रोविजंस के बारे में यूजर को थोड़ा बहुत बताना होता है, तो वो इससे आगे कहानी चलती है। ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नोट 21.1 में लिखेंगे
कि कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो ये हो गया, वो हो गया, अब ये है। लिटिगेशन, वो हुआ था, ये हुआ था, अब ये है, थोड़ी सी ये वो बतानी है आप। लिटिगेशन यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिटिगेशन है यार बताओ, ऑनर्स कैसे हो गया, ऑनर्स बताओ, यूजर को थोड़ा सा बताते हैं, डिस्क्लोजर साथ दे देते हैं, ठीक है। अब इस तरह का नोट मेरे बच्चे बनाएंगे मुल्तान पेट्रोलियम में, मुल्तान 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 मुल्तान, मुल्तान कितने गया पेट्रोलियम, ये देखो। अब इसमें प्रिपेयर करना है प्रोविजन का नोट, कंटिजेंसीज का भी, मतलब आपकी जो सवाल के अंदर प्रोविजन बन जाएगी वो प्रोविजन की मूवमेंट आ जाएगी, उसकी अंग्रेजी लिख देना, और जो प्रोविजन में नहीं आनी वो भी नीचे उसी नोट के नीचे ही डाल देना कि इतना कंटिजेंट लायबिलिटी में शो कर दिया हमने, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या हुआ है जी, एक ऑयल रिफाइनरी है, इनिशियल प्रिपरेशन वर्क हो गया है, रिफाइनरी एक्सपेक्टेड 25 साल की लाइफ रखती है, और एनवायरमेंटल डैमेजेस को रीइंस्टेट करना है हमने, हमारी पॉलिसी है, तो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग पहला पॉइंट। दूसरा, एक काबूम हुआ है जिस वजह से बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए, तो प्रोविजन फॉर लिटिगेशन आएगी। तीसरा, अभी अभी करके आ रहे हैं, नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट, बना लोगे इंशाल्लाह, जरूर बनाओगे, ठीक है। अब आज की आखिरी बात, उसके बाद छुट्टी, ठीक है। आज की आखिरी बात क्या है, फाइनल अकाउंट्स के अंदर कंपनीज एक्ट के डिस्क्लोजर्स जो यूज होते हैं, उसमें थर्ड स्केड्यूल ये बताता है कि फोर्थ और फिफ्थ स्केड्यूल किस किस पे लगते हैं। तो ये फोर्थ और फिफ्थ स्केड्यूल, वैसे मेनली बात करें तो फोर्थ में लिस्टेड की रिक्वायरमेंट्स हैं और फिफ्थ में बाकी सब की रिक्वायरमेंट है, डिस्क्लोजर क्या क्या देने हैं। तो फोर्थ के ज़्यादा डिस्क्लोजर्स हैं, फिफ्थ के कम हैं, ये बात बाद में करेंगे। फिलहाल थर्ड स्केड्यूल को समझने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, हम 2 स्टेप अप्रोच पे चलेंगे। हमने इसको सिर्फ 2 स्टेप्स में फिलहाल याद करना है। 3 कैटेगरीज हैं एक प्राइवेट कंपनी की, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल, जबकि एक पब्लिक अनलिस्टेड की सिर्फ 2 ही हैं, उसमें स्मॉल स्केल नहीं होती। ऐसे ही फॉरेन कंपनी की भी 2 ही कैटेगरीज हैं, लार्ज स्केल, स्मॉल। एनपीओ 2 हैं, लार्ज स्केल, स्मॉल, ठीक है। बाकी बातें इंशाल्लाह कल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना, ठीक है। अब ये क्राइटेरिया थर्ड स्केड्यूल ने दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा कोई स्मॉल कंपनी होती प्राइवेट, ठीक है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, स्मॉल स्केल से ऊपर चली गई तो प्राइवेट तो फिर नहीं होगी, ठीक है। अब इधर देखो, थर्ड स्केड्यूल ने एक थ्रेशोल्ड दिया 200, 800, 750। 200 भाई कह रहे थे कि हम सारे याद करते फिर रहे थे, मैंने कहा आप भी याद करते फिर रहे होगे, ठीक है। ये रहता रह गया था, ये मैंने आपको इतना दिखाया था ना कि ये रहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से है बड़ा आसान, ठीक है। तो 200, 800, 750, 750 इंप्लाइज 200 का शेयर कैपिटल और 800 मिलियन का रेवेन्यू, 200, 800, 750। अगर इस से नीचे नीचे तीनों चीजें हैं तो ये कंपनी मीडियम स्केल, ठीक है, मीडियम साइज या मीडियम स्केल। और अगर इनमें से किसी एक ने भी ऊपर सर निकाला तो ये कंपनी लार्ज स्केल बन जाएगी। अब लार्ज पे क्या लगता है, मीडियम पे क्या लगता है, ये तो मैंने अभी आपको बताना नहीं ना, आज सिर्फ आपने ये याद करके आना है, क्या 200, 800, 200 शेयर कैपिटल हो, 800 मिलियन में रेवेन्यू हो, और 750 ये मिलियन नहीं है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हो, एना का जेन से रख लेना, ठीक है। शेयर कैपिटल 200 मिलियन, रेवेन्यू 800 मिलियन, एम्प्लॉइज 750। अगर इससे नीचे नीचे हैं तो ये मीडियम स्केल कंपनीज होती हैं, ये मीडियम स्केल फॉरेन कंपनी है, ये मीडियम स्केल एनपीओ है, लेकिन इनके रूल्स अलग हैं। लेकिन मीडियम स्केल का इधर एनपीओ में ना असल में शेयर कैपिटल नहीं होता, ठीक है, और उनका रेवेन्यू बेसिकली सेल्स नहीं है, लेकिन उनका रेवेन्यू भी होता तो है डोनेशंस वगैरह, तो वो सिर्फ उसकी बेस के ऊपर है, ठीक है। उधर एम्प्लॉइज का चक्कर नहीं है, वो बहुत आसान है, इधर ही मसला है, 3 चीजें, ठीक है। 200 शेयर कैपिटल, 200 मिलियन का शेयर कैपिटल, 800 मिलियन का रेवेन्यू, 750 से ऊपर एम्प्लॉइज। अगर इनमें से कोई एक भी चीज ऊपर निकल गई तो कंपनी लार्ज स्केल बन जाएगी, और अगर इनसे नीचे नीचे रहे तो कंपनी मीडियम स्केल है, अगर अनलिस्टेड है तो। लेकिन अगर कंपनी प्राइवेट है, इसके नीचे पब्लिक अनलिस्टेड का और कोई चक्कर नहीं, प्राइवेट में एक और चीज भी आ गई। छोटी कंपनी कौन सी होगी, हाँ 10, 150, 250, ये अब याद करना है ना, इसलिए मैंने अगली बात कल करनी है, ठीक है। तो 10 मिलियन का शेयर कैपिटल,
150 मिलियन का रेवेन्यू, 250 एम्प्लॉइज, इससे नीचे नीचे है तो स्मॉल, अगर इससे एक चीज भी ऊपर 251 एम्प्लॉइज हो गए मीडियम स्केल बन जाएगी, 250 भी हो गए तो बल्कि, ठीक है 250 भी हो, पढ़ लेंगे, बारीकी पढ़ लेंगे, फिलहाल इसको थ्रेशोल्ड को याद करो, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान मीडियम, इससे ऊपर लार्ज, ये मुश्किल है, ये बहुत आसान है। फॉरेन कंपनी का सिर्फ रेवेन्यू है, ठीक है, फॉरेन कंपनी 1 बिलियन का रेवेन्यू है तो 1 बिलियन से ऊपर रेवेन्यू है, इससे ऊपर चला जाए तो ये लार्ज स्केल, इससे नीचे तो एनपीओ का 200 मिलियन का रेवेन्यू है, ये इनका रेवेन्यू क्या होता है, डोनेशन, ठीक है, इससे ऊपर तो ये लार्ज स्केल एनपीओ है, नहीं तो स्मॉल स्केल। इसके अलावा बाकी जो बातें हैं वो फिर ये हैं कि थर्ड स्केड्यूल क्या कहता है, लार्ज स्केल कंपनी हो, मीडियम स्केल हो, पब्लिक अनलिस्टेड या पीवीटी हो, ठीक है, इन पे क्या लगता है, स्टैंडर्ड कौन से लगते हैं, स्केड्यूल कौन सा लगता है, ये बातें बाद की हैं, एमसीक्यूज के लिए याद करनी है, तो फिलहाल स्टेप 1 में ये आपने याद करके आना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये सारे एमसीक्यूज कर लेंगे आप इंशाल्लाह कल। तो फिलहाल के लिए इसकी पिक्चर लें, बल्कि और किसी चीज़ की पिक्चर ना लें, सिर्फ इसकी पिक्चर लें, ऐसे ही लें, ठीक है, ऐसे ही लें। और ये आपने थ्रेशोल्ड सिर्फ याद करना है, ये इंशाल्लाह 2 3 4 बार जब मैं दिखाऊंगा एमसीक्यू करते हो तो वैसे भी याद हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो, फिर रोज़ भूल भी जाएगा, लेकिन फिर देखने से याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ज़िंदगी रह गई तो कल सवेरे होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।